हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी और हम लोग सीखने वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक जिससे कि हम लोग कोई भी कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, बिना रेगुलर मेथड लगाए और बहुत जल्दी। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह पर यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको। और कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड अगर है ना, रिंग वाला कंपाउंड, तो वो या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। इस वीडियो में हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि एरोमेटिसिटी होता क्या है, कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको है। हम लोगों का फोकस है ये निकालना कि एक एरोमेटिक कंपाउंड पता कैसे चलेगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। तो वो शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद होना चाहिए। देखने में लग रहा है बहुत सारा पॉइंट्स है, बट एक्चुअली जब एप्लीकेशन का समय आएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें कहीं भी कोई मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है, कोई भी बात याद करने का जरूरत नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोगों को अप्लाई करने भी आ जाएगा। पहला पॉइंट है दैट यू हैव टू ब्रेक ऑल द पाई बॉन्ड्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड हेट्रोलिटिकली। यानी कोई भी डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख जाए, उस डबल बॉन्ड को तोड़ दो प्लस और माइनस में। यानी कहीं पे ऐसा दिख जाए डबल बॉन्ड ऐसे, तो इसका डबल बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, यहां पे दे देना है प्लस चार्ज, यहां पे दे देना है माइनस चार्ज। ये पहला पॉइंट है कि रिंग में प्रेजेंट सारे पाई बॉन्ड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तोड़ दो। अभी खाली पॉइंट सुनते जाओ, अभी अप्लाई करके दिखाएंगे आप लोगों को क्या करना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये करने के बाद किसी न्यूट्रल एटम के पास लोन पेयर रहता है तो उसको नेगेटिव चार्ज दे दो। अगर ये यानी कि ये वाला पहला पॉइंट लगाने के बाद भी कोई न्यूट्रल एटम बचता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको चार्ज क्या दे दो, नेगेटिव चार्ज। और अगर कोई एटम बचता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो उसको आप दे दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 पॉइंट लगाने के बाद फिर तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं कि अगर रिंग में प्रेजेंट हर एक एटम के पास चार्ज आ चुका है, इफ ऑल द एटम्स ऑफ रिंग हैज अ चार्ज, यानी कि ये 2 पॉइंट लगाने के बाद अगर रिंग में प्रेजेंट हर एक एटम के पास कोई ना कोई चार्ज आ चुका है, तो वो मॉलिक्यूल या तो एरोमेटिक होगा या वो एंटी एरोमेटिक होगा। सब में चार्ज अगर आ गया है तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। अगर कोई एक ऐसा एटम, कम से कम एक भी ऐसा एटम बच गया जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं आया है, तो फिर वो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। अब अगर रिंग के हर एक एटम के पास कोई ना कोई चार्ज आ चुका है, यानी कि वो या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो वैसे केस में आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कितना नेगेटिव चार्ज है रिंग में। अगर वो ऑड निकल के आया तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर इवन निकल के आया तो कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग पूरा समराइज करते हैं चीजों को कि रिंग में प्रेजेंट हर एक पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दो। अगर कोई न्यूट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो उसको दे दो नेगेटिव चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो उसको दे दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा करने पे अगर रिंग में प्रेजेंट हर एक एटम के पास कोई ना कोई चार्ज आ गया है तो या तो वो एरोमेटिक है या वो एंटी एरोमेटिक है। अगर कोई भी एक ऐसा एटम बच गया जिसके पास कोई चार्ज नहीं आया है तो कंपाउंड हो गया है नॉन एरोमेटिक। और अगर हर एक एटम के पास कोई ना कोई चार्ज आ चुका है तो वैसे केस में यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इफ इट कम्स आउट टू बी ऑड द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी इवन द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इज बेंजीन। बेंजीन में यही काम हम लोग करने वाले हैं। इसमें क्या करना है, 3 पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है, वो तीनों पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दो। ये तीनों पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दिए। अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें किसी भी एटम के पास, कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं है, तो सेकेंड पॉइंट लगाने का कोई जगह ही नहीं है। हर एक एटम के पास चार्ज है, तो वैसे केस में यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो कि मेरे को दिख रहा है 3, 1 2 3, यानी कि ऑड है। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। दूसरा एक कंपाउंड देखो, इस वाले केस में फिर से 2 पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, उन दोनों को प्लस माइनस में ब्रेक कर दिए, सारे एटम पे चार्ज आ चुका है, एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज इसमें 2, यानी कि इवन। सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये तीसरा वाला मॉलिक्यूल को देखो, अब हम अलग से ड्रॉ नहीं कर रहे, इसी में करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में। यहां पे जो कार्बन है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना लोन पेयर है ना वेकेंट ऑर्बिटल, तो कोई चार्ज आप दे भी नहीं सकते। तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है ये रह गया चार्जलेस, और अगर एक भी एटम चार्जलेस रह गया तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, फिर इस कंपाउंड को देखो, इसको फ्यूरान बोलते हैं। यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में, यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में,
ऑक्सीजन न्यूट्रल है लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग को पता भी है न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो इसको दे देंगे हम माइनस चार्ज, तो माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, हर एक एटम के पास चार्ज आ चुका है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है 3 यानी कि ऑड, सो द कंपाउंड हेयर इज एरोमेटिक। ठीक है, इसको देखिए, इस वाले केस में डबल बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में, यहां भी डबल बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में। न्यूट्रल बोरॉन के पास हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, दैट वेकेंट ऑर्बिटल इज वेकेंट p ऑर्बिटल, ये भी नोट डाउन अप कर सकते हैं, न्यूट्रल बोरॉन हैज वेकेंट p ऑर्बिटल, सो वेकेंट ऑर्बिटल के वजह से इसको क्या चार्ज देंगे हम, पॉजिटिव चार्ज देंगे। आप लोगों को दिख रहा है क्यों पॉजिटिव चार्ज मिला है, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 जो था उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर अगर रहता तो नेगेटिव मिलता और वेकेंट ऑर्बिटल को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो यहां पे पॉजिटिव मिला। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है इसमें, 2 है यानी कि इवन, सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, देख रहे कितना फास्ट क्वेश्चंस बन रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस और तेज हो जाएगा। ये वाला एक स्पेशल क्वेश्चन है, यहां पे आप गौर से देखो, जब ये डबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो प्लस माइनस में टूटेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे प्लस माइनस में टूटेगा। अब सल्फर के पास लोन पेयर है तो पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको मिलना चाहिए नेगेटिव चार्ज, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है और पॉइंट नंबर 2 के अनुसार इसको मिलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लोन पेयर की वजह से नेगेटिव मिलना चाहिए, वेकेंट डी की वजह से मिलना चाहिए पॉजिटिव, तो इसको हम कौन सा चार्ज देंगे, हम इसको देंगे वो चार्ज जिससे ये कंपाउंड बन जाए एरोमेटिक, ना कि एंटी एरोमेटिक। तो 2 नेगेटिव चार्ज तो पहले से है, तो इस सल्फर को एक्चुअली 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से अभी तक ये एरोमेटिक हुआ नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज चाहिए, यानी कि सल्फर को देना पड़ेगा मेरे को नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाए, 3, और ये कंपाउंड बन जाए एरोमेटिक। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लोगे कि अगर कभी ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए जिसमें एक एटम के पास लोन पेयर भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है, यानी इसको आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों दे सकते हैं, तो वैसे केस में आप उसको कौन सा चार्ज देंगे जिससे कि वो कंपाउंड क्या बन जाए, एरोमेटिक। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स यहां पे आप लोगों को दिख रहा है जिसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अभी जस्ट इसका आंसर भी हम बता देंगे आप लोगों को, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जो भी आप अटेम्प्ट किए वो कितना सही है। जैसे ये वाले कंपाउंड में देखो, ये डबल बॉन्ड को तोड़े आप प्लस माइनस में, तीनों आइटम पे चार्ज है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 है, और सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़े, फिर से प्लस माइनस में, तीनों आइटम पे चार्ज आ गया और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2 है, सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इस केस में देखो, ये डबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे प्लस माइनस में, ये डबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे प्लस माइनस में, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो मिलेगा इसको माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज 3 दिख रहा है, लेकिन एक कार्बन के पास तो चार्ज ही नहीं है, तो अगर कोई भी एटम बच जाए चार्जलेस तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज काउंटिंग बाद में, पहले ये चेक कर लो कि हर एक एटम पे चार्ज आया है कि नहीं आया है, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, मेरे को दिख रहा है हर एक एटम पे चार्ज आ चुका है, तो अब नेगेटिव चार्ज गिनने का बारी है, 1 2 3, यानी कि ये कंपाउंड हो गया है एरोमेटिक। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, हर एक एटम पे चार्ज है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 3 है, तो ये कंपाउंड भी बन गया एरोमेटिक। यहां पे देखिए, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, ये इनके पास लोन पेयर है तो इसको मिल गया माइनस चार्ज, लेकिन यहां पे जो कार्बन है ये है चार्जलेस, तो अगर एक भी एटम चार्जलेस तो ये वाला मॉलिक्यूल हो गया नॉन एरोमेटिक नेचर का। यहां पर देखिए, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, ये डबल बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, ये डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, हर एक एटम के पास चार्ज दिख रहा है मेरे को, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 3 है, तो ये वाला कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये दोनों कंपाउंड जो आप लोग को दिख रहा है ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि किसी किसी केस में क्या होता है ना, साइक्लिकल कॉन्जुगेशन ही नहीं होता है, किसी किसी केस में नॉन प्लेनारिटी के वजह से वो रेजोनेंस पूरा घूम ही नहीं पाता है रिंग में, जो कि बेसिक कंडीशन है एरोमेटिसिटी का। तो ये दोनों मॉलिक्यूल वैसे तो देखने में, अगर आप ये वाला रूल लगाओगे तो ये ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक निकल जाएगा, निकाल के देखना, नीचे वाला एरोमेटिक निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल होता है नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनारिटी। ठीक है, देखो हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जुगाड़ सिखाते हैं, एग्जाम में जल्दी सवाल बनने का तरीका बताते हैं, बट स्टिल ऐसा खाली बात शॉर्ट ट्रिक का नहीं है। आप अगर रेगुलर मेथड भी पढ़ रहे होते तो भी ये वाला कंपाउंड्स उसमें भी एक्सेप्शन में ही आता, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको ये बात पता नहीं होगा
तो वहां पे आप दिमाग लगा के, लॉजिक लगा करके, शॉर्ट ट्रिक लगा करके, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करके इसको नहीं सॉल्व कर सकते। आपको जानकारी होना पड़ेगा दैट दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड दे आर नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन पोलैरिटी। इसमें हर एक एटम सेम प्लेन में नहीं होता है, तो ओवरऑल रेजोनेंस इसमें ब्रेक कर जाता है, साइक्लिकल कॉन्जुगेशन नहीं होता है। दिस इज व्हाई ये दोनों ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, खैर एक्सेप्शन से बहुत फोकस नहीं करते हैं, वो तो एक जानकारी वाला बात है जो आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा तो आपको याद भी आ जाएगा। आई होप ये वाले वीडियो में जो शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताया एरोमेटिसिटी निकालने का, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक निकालने का, ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में आप लोग को निकालना होता है कि भाई कंपाउंड जो है उसका बिहेवियर कैसा, उसका एरोमेटिक बिहेवियर कैसा है, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत जगह पर यूज होता है ना, कई सारे प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में यूज कर लेते हैं हम लोग, कई बार रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स को निकालने में यूज कर लेते हैं हम लोग, और जो रेगुलर मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें पहले हम लोग साइक्लिकल कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर उसमें हकल्स रूल लगाते हैं। यहां पर क्या है, 3-4 बेसिक सा पॉइंट है, और वो पॉइंट सब भी ऐसे कुछ याद करने का नहीं है, आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे हम उसी मॉलिक्यूल में खटखट बना दे रहे हैं, और कई बार तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करने के बाद आपको देख के पता चल जाए कंपाउंड का नेचर कैसा है। तो इसको और भी क्वेश्चंस में आप अप्लाई करो और देखो कि इससे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरीके को आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाओगे, इसका चांस बढ़ जाएगा। और अगर कर लिए तो हम लोग का शॉर्ट ट्रिक सीरीज का जो इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि कैनोनिकल फॉर्म्स, हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट हो यानी कि सेम एनर्जी का हो सकता है कि वो नॉन इक्विवेलेंट हो यानी कि उसका एनर्जी और स्टेबिलिटी सेम नहीं हो। वैसे केस में जब वो नॉन इक्विवेलेंट है, उस केस में उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करने का एक शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पहले कौन सा फैक्टर देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करने के लिए, फिर कौन सा फैक्टर देखें। तो सीक्वेंस को याद करने के लिए एक बेसिक सा कोड है, एंड द कोड इज B1 चार्ज रूल। ठीक है, पहले तो इसको याद कर लो, B1 चार्ज रूल या फिर बोन चार्ज रूल, जो भी है इस कोड को याद कर लो। उसमें यहां जो भी अल्फाबेट्स आप लोग को दिख रहा है उन सब का कोई ना कोई मतलब है। सबसे पहले आता है बी स्टैंड्स फॉर बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड का मतलब क्या होता है, कोई भी 6 मेंबर्ड रिंग हो जिसमें ऑल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड हो थ्रू आउट, उसको बोलते हैं बेंजेनॉइड फॉर्म यानी कि बेंजीन जैसा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेंजेनॉइड, यानी कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा बेंजेनॉइड फॉर्म्स आप लोगों को मिलेगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि इसको देखो, ये नैप्थलीन का एक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपको दिख रहा है ये जो लेफ्ट वाला रिंग है इसमें भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, और राइट वाला जो रिंग है वो भी बेंजेनॉइड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ये वाला भी रिंग बेंजेनॉइड है और ये वाला रिंग भी बेंजेनॉइड है। जबकि इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम एक पार्ट को छोड़ करके, एक रिंग को छोड़ के दूसरे वाले रिंग के डबल सिंगल को स्वैप कर दिए, जहां पे सिंगल था वहां डबल कर दिए, जहां डबल था वहां सिंगल कर दिए, तो ये वाला फॉर्म बन गया। तो आपको दिख रहा है इस बार ये लेफ्ट वाला रिंग तो बेंजेनॉइड है, बट ये राइट वाला रिंग बेंजेनॉइड नहीं है, बिकॉज यहां पे डबल सिंगल डबल और इस जगह पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यानी कि वो वाला रिंग बेंजेनॉइड नहीं है। तो इसमें 2 बेंजेनॉइड है, इसमें 1 बेंजेनॉइड है, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया नैप्थलीन का। ठीक है, तो सबसे पहले आता है B1 चार्ज रूल में बी स्टैंड्स फॉर बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड का मतलब जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा बेंजेनॉइड फॉर्म रहेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सेकंड में आता है O स्टैंड्स फॉर ऑक्टेट। इसका मतलब ये हम लोग तब देखेंगे जब बेंजेनॉइड वाले फैक्टर से जज नहीं हो पाएगा। ऑक्टेट का मतलब जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जैसे इसको आप देखो, इस केस में CH2 प्लस बगल में OH है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है तो इसका, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब यहां पे हम रेजोनेंस करें, यहां पे कार्बोकैटायन में वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, आप लोगों को पता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, और इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे हम डबल हेडेड एरो नहीं लगा रहे बिकॉज यहां पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है मेरे को। यहां पे जैसे ही बैक बॉन्डिंग हम करेंगे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में बेंजेनॉइड वाला फैक्टर तो लग नहीं रहा है, किसी में बेंजेनॉइड नहीं है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इस केस में सारे एटम्स का यानी कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का कंप्लीट है। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, सो पहले बेंजेनॉइड, देन O स्टैंड्स फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन, देन N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और ये वाला फैक्टर हम लोग तब देखेंगे जब
ये ऑक्टेट वाला फैक्टर भी टाई हो जाए। तो तीसरा वाला एग्जांपल यहां पे आप देखिए, CH2 बगल में Cl है, कार्बन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास हम लोग को पता है वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, कॉन्जुगेशन है यहां पे हम लोग को दिख रहा है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, रेजोनेंस होगा और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपका सामने बन गया। इस केस में चाहे ये वाला स्ट्रक्चर देखो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ध्यान रखना, कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बट कार्बोनाइन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। यहां पे आपको दिख रहा है कार्बन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, यहां पे दो बॉन्ड है, कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ बना है। तो राइट हैंड साइड वाले में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब चौथा फैक्टर यहां पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में और वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे हुआ तो वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे इसमें भी नेगेटिव चार्ज आप लोग को दिख रहा है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज आप लोग को दिख रहा है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। पहले इसको देखते हैं, इससे वो बनेगा कैसे। तो यहां पे आपको कार्बन के पास लोन पेयर दिख रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड O है, पाई बॉन्ड है, तो ये यहां पे बॉन्ड ये ऊपर, ये बन गया, ये कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दूसरा वाला बना हुआ है पहले से ही। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ऊपर टूटेगा और यहां पे बैक बॉन्ड नहीं होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, अच्छा इसको लगाने के पहले, इस फैक्टर को लगाने के पहले आप पीछे का सब चेक कर लो, बेंजोनॉइड तो है नहीं, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है, यहां पे एक बॉन्ड टूटा है तो एक बॉन्ड बना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर आएंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, यहां पर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पॉइंट है E, उसमें क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर रहेगा तो अच्छा बात है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए फॉर मोर स्टेबल, फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट पॉइंट है जहां पे लिखा हुआ है B1 चार्ज रूल में, चार्ज दिस स्टैंड्स फॉर चार्ज सेपरेशन, यानी कि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल चार्ज सेपरेशन नहीं, किसी में थोड़ा ज्यादा चार्ज सेपरेशन है, किसी में और ज्यादा चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज को एक दूसरे से दूर करना, सेपरेट करना। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उन दोनों को दूर करना एक अनस्टेबल फैक्टर है और उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होता है। तो जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी घटेगा। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, इनफैक्ट कोई चार्ज दिख भी नहीं रहा है। जब इसमें आप रेजोनेंस करोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ये लोन पेयर यहां पे बैक बॉन्डिंग करेगा और ये बन जाएगा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों दिख रहा है, यानी कि देयर इज अ चार्ज सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस। इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो इन दोनों में ये लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन ये चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट लगाने के पहले ही बाकी सारे पॉइंट को चेक करना जरूरी है। बेंजोनाइड ये है नहीं, ऑक्टेट सफा कंप्लीट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर इसलिए नहीं लग सकता है बिकॉज़ वो तब लगता है जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस प्रेजेंट हो। इस केस में तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं लगेगा। तो चार्ज सेपरेशन विल बी द फैक्टर जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। तो जो भी ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लस एम या प्लस आर ग्रुप, और जो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस एम या माइनस आर ग्रुप। ठीक है, तो एक रेगुलर मेथड होता है ये जानने का कि कौन सा ग्रुप प्लस एम प्लस आर या कौन सा ग्रुप माइनस एम माइनस आर है। उसके लिए उस ग्रुप को हम लोग बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग से OH कनेक्टेड है। अब आप रेजोनेंस इसमें करके देखो तो रेजोनेंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि लोन पेयर इस तरफ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब ये OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम कर रहा है। वो जो एरो बन रहा है तो उसमें एरो टेल उसके पास आ रहा है, वो एरो उससे दूर जा रहा है। तो ये वाला ग्रुप हो गया प्लस एम, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, जबकि इस केस में आप देखो तो C डबल बॉन्ड O है। यहां पे जब आप रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो C डबल बॉन्ड O टूटता है O की तरफ, पता है हम लोग को, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन।
जिसके वजह से ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोगों को इस वीडियो में नहीं सिखा रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि रेजोनेंस करना आप लोगों को आता है। तो ये एरो इस तरीके से जाएगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के समय। और आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रुप है ऊपर CH डबल बॉन्ड O, एरो उसके तरफ आ रहा है रिंग से, बेंजीन रिंग से एरो उसके तरफ आ रहा है। यहां पे बेंजीन रिंग के तरफ जा रहा था और यहां पे एरो हेड उसके तरफ है, तो ये वाला ग्रुप हो गया -M ग्रुप या -R ग्रुप। ठीक है, तो उसी तरीके से और भी कंपाउंड्स है। तो एक रेगुलर तरीका होता है कि आप उसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो और फिर आप चेक करो कि एरो उससे निकल रहा है या उस पे आ रहा है। अगर उससे निकल रहा है तो वो +M या +R ग्रुप है, अगर उस पे आ रहा है तो वो -M या -R ग्रुप है। यहां पे हम आप लोग को बताने वाले एक बेसिक सा क्लू, एक शॉर्टकट जिसको देख करके आप सीधे बता सकते हैं कि वो ग्रुप +M+R के जैसा काम करेगा या -M-R के जैसा काम करेगा। इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी ग्रुप अटैच है, जो भी ग्रुप का हम लोग बात कर रहे हैं, उस ग्रुप का जो पहला एटम है अगर उसके पास लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का से +M ग्रुप होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स में बताएंगे आप लोगों को। अगर पहला एटम के पास लोन पेयर है, जैसे इस OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो वो +M की तरह काम करेगा। और -M के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर ऐसा रहा कि X डबल बॉन्ड Y है, X is present in multiple bonds with Y where Y is more electronegative, किससे? X की तुलना में अगर Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वैसे केस में ये -M के जैसा काम करेगा। या फिर दूसरा केस, जो पहला एटम अटैच्ड है उसके पास होना चाहिए कोई एक वेकेंट ऑर्बिटल, तब भी वो काम करेगा एज -M ग्रुप। इन दोनों सूरत में, इन दोनों कंडीशंस में, ये दोनों कंडीशंस में जो ग्रुप होगा वो ग्रुप हो जाएगा -M ग्रुप। तो आई गेस ये वाला पॉइंट तो पहले आप लोग क्लियर कर लो कि क्या देख के हम लोग डिसाइड करेंगे +M है या -M है। तो अगर पहला एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो पक्का +M है। -M के लिए आपके पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि X डबल बॉन्ड Y है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, पाई बॉन्ड होना जरूरी है, वेयर Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। ठीक है, जैसे इस केस में था C डबल बॉन्ड O, वेयर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। ठीक है, तो ये हो जाएगा -M ग्रुप। और दूसरा कंडीशन है कि जो पहला वाला एटम है उसी के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, वेकेंट P हो सकता है, वेकेंट D हो सकता है, तो वो भी -M ग्रुप के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हो गया +M, ये हो गया -M। यहां पर आप देखो रिंग से जब BH2 कनेक्टेड है, BH2 आपको पता है न्यूट्रल बोरॉन कहीं पर भी दिख जाए उसके पास वेकेंट P ऑर्बिटल होता है। अगर नहीं पता है तो इसको भी नोट डाउन कर लो। न्यूट्रल बोरॉन के पास हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट P ऑर्बिटल। तो क्योंकि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है, पहला ही एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया? ये हो गया -M ग्रुप। यहां पे देखिए आप CH3 जो है, इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है, 4 का 4 बॉन्ड बनाया हुआ जो उसका वैलेंसी होता है, कोई पाई बॉन्ड तो मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें, और यहां पे कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसका 4 वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड वो बना सकता है, चारों बना लिया है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं। तो ये CH3 नाइदर +M नॉर -M। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 मेसोमेरिक इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, नाइदर +M नॉर -M, यानी कि यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट शो नहीं होगा CH3 के द्वारा। जबकि यहां पे आप Cl को लगा दिए बेंजीन रिंग से, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि Cl के पास लोन पेयर तो है, लोन पेयर की वजह से वो +M की तरह काम कर सकता है, लेकिन क्लोरीन के पास बाबू वेकेंट D ऑर्बिटल भी है, ये भी आप लोगों को होगा जानकारी। अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड या उससे नीचे लाई करता है तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी वेकेंट D ऑर्बिटल होता है। तो क्लोरीन क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट D ऑर्बिटल, जिसके वजह से वो -M की तरह भी काम कर सकता है। तो ये Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ये +M और -M दोनों की तरह एक्ट कर सकता है।
यानी कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो सिर्फ प्लस एम की तरह काम करेगा, कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो सिर्फ माइनस एम की तरह काम करेगा, कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो प्लस एम या माइनस एम दोनों में से किसी की तरह काम नहीं करेगा, और कुछ ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम करेगा। अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स आ सकता है, ठीक है, सबका कुछ कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट सेक्शन में ही मेरे को बता सकते हैं कि सर ये कुछ प्लस एम ग्रुप से, ये कुछ माइनस एम ग्रुप से, या कोई ऐसा ग्रुप आप लोगों को लगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि ये प्लस एम या माइनस एम में किसकी तरह काम करेगा, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को कौन सा ग्रुप प्लस एम, कौन सा ग्रुप माइनस एम, ये निकालने के लिए इस तरीके का रेजोनेंस करके देखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उस ग्रुप को देख के आप बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होने वाला है।